ऑलराइट, सो मैंने ये सरदील का लेक्चर जो है ये यूट्यूब पे ओपन किया है। क्विकली मैं आपको इसमें से कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लेक्चर नहीं सुना, ताकि आपको थोड़ा सा सेंस बन जाए कि हम लैब में करने क्या जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास x और y दो फीचर्स गिवन है जिन रैंडमली उनको वैल्यूज असाइन की हुई हैं। इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, ये नीचे वाले ग्राफ को देखें। इस ग्राफ के अंदर इन वैल्यूज को x हमारे पास इंडिपेंडेंट फीचर है और y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। और हमने इन वैल्यूज को, ये जो ब्लू डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, हमने सिर्फ इनको अभी प्लॉट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y हमने कहा कि हमारे पास डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ठीक है, इस इक्वेशन को देख के भी आपको पता चल रहा है कि x हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। लेकिन ये m और c कैसे आएगा? ठीक है, सो m और c को निकालने के लिए m असल में आपके पास स्लोप होती है किसी भी लाइन की, और जो c होता है वो इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास यहाँ पे c 5 है, जैसे आपको इधर नजर आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि y एक्सिस के ऊपर मेरी जो लाइन होगी वो 5 को टच करेगी और 5 से को क्रॉस करके स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब y एक्सिस के ऊपर मेरी लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, दैट इज इंटरसेप्ट। और जो स्लोप है वो आपकी लाइन की स्लोप को डिफाइन कर रहा होता है। इसको जब मैं कोडिंग में आपको प्लॉट करके दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा इसका अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करती हूँ, और हमारा गोल क्या है कि वो जो रेड लाइन, हम जो प्रिडिक्शन लाइन है असल में हमने वो निकालनी है। प्रिडिक्शन लाइन जो है वो कब निकलेगी? जब मेरे पास m और c की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, m और c की वैल्यूज कैलकुलेट कैसे होती हैं, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर m को a कहा हुआ है और c को b कहा हुआ है। तो ये जो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है ये इसको कैलकुलेट करने का है। आपके पास गिवन डेटा सेट में सिर्फ x और y होगा, और ये बाकी सारी चीजें जो आपको इस फॉर्मूला में नजर आ रही हैं ये आपने कैलकुलेट करनी है। अब ये किस तरह से कैलकुलेट होंगी, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब हम मॉडल के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम बिल्ट इन लाइब्रेरी को, क्लास को यूज करेंगे, तो उसमें हमने सिर्फ उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसका डॉट फिट का फंक्शन कॉल करना है, और वो खुद ब खुद बैकएंड पे कैलकुलेट करके हमें लाइन दिखा देगा। ठीक है, सो आपने जब इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसने वो जो कैलकुलेशन खुद ब खुद करके दे दी थी, बैक एंड पे वो हमारे पास किस तरह से आई है। यहाँ तक बात समझ में आती है कि हमारा गोल क्या है? कि हमने y जो प्रिडिक्शन लाइन है वो निकालनी है। उसको निकालने के लिए मेरे पास m और c की वैल्यू होनी चाहिए, और वो वाली जो वैल्यू है, n नहीं मैं कह रही, मैं m कह रही हूँ, और m स्लोप को कहते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन की एक स्लोप होती है और एक इंटरसेप्ट होता है। सो m इज स्लोप वैल्यू है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है और x को इनहेंस कर रही होती है। अभी हम जब इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें और हम फिर अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हमने ग्राफ को प्लॉट करना होता है तो हम कौन सी लाइब्रेरी क्या इंपोर्ट करते हैं? मैथ। जी, ग्राफ को प्लॉट करना होता है, हम काफी दफा लैब में कर चुके हैं, तो क्या इंपोर्ट करते हैं? कुछ भी याद नहीं है किसी को, या वैसे नहीं बताना चाह रहे? ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। ओके, सो हम जो इंपोर्ट करेंगे, जो हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, दैट इज मैटप्लॉटलिब।
और उसमें से हम पाई प्लॉट को लेंगे और उसको हम रीनेम कर लेते हैं एज PLT, ताकि हमें इजी हो जाए, तो हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, सो जब भी हमने ग्राफ के ऊपर काम करना होता है तो आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे एरेज चाहिए हो तो हम एरे के लिए क्या इंपोर्ट करते हैं? एरे के लिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं numpy, और इसको भी हम एज np इसका नाम असाइन कर देते हैं। ठीक है, सो ये दो लाइब्रेरीज जो है मैंने इंपोर्ट कर ली हैं। क्यों इंपोर्ट की हैं? क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि मैं एक रैंडम डाटा सेट जनरेट करूँ और उस डाटा सेट को फिर मैं अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लूँ। ठीक है, अब हम ग्राफ के ऊपर मुझे x एक्सेस और y एक्सेस की वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पर मैं x इक्वल्स टू, अब इधर मुझे रैंडमली इसमें वैल्यूज को जनरेट करना है। ठीक है, सो जनरेट करके मुझे क्योंकि एरे में सेव करना है, तो एरे के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया था? np। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? np के थ्रू रैंडम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, np.random। अब रैंडम के अंदर आपको जब हम इसको डॉट करते हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं रैंडम इंटीजर्स को जनरेट करूँ। ठीक है, आप यहाँ पर हम यहाँ पर रैंडम डेसिमल नंबर्स भी जनरेट कर सकते हैं जो फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे 0 से 1 के दरमियान में सारे नंबर्स आए ग्राफ के ऊपर। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे ग्राफ पे इंटीजर वैल्यूज हों, तो इसलिए np के थ्रू मैंने रैंडम को कॉल किया क्योंकि रैंडमली जनरेट करना है। और अब रैंड इंट क्या करेगा कि इंटीजर वैल्यूज को जनरेट करेगा। ठीक है, अब इंटीजर वैल्यूज को जब वो जनरेट करेगा तो यहाँ पे देखें आपको इसके आर्ग्यूमेंट्स में क्या नजर आ रहा है? पहला ऑप्शन है लो का, मतलब मुझे उसको बताना है कि लोएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे ग्राफ पे जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे। सेकंड आर्ग्यूमेंट आपको नजर आ रहा है हाई का। ठीक है, हाई में मैं उसको बताऊंगी कि अपर लिमिट उन इंटीजर्स की क्या होनी चाहिए, और फिर मुझे उसको साइज बताना है कि कितने नंबर जनरेट करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्लियर होंगे। सो हम लिखते हैं लो इक्वल्स टू, मैं ये कह रही हूँ कि 1 से मेरा नंबर स्टार्ट हो, रैंडम नंबर 1 से शुरू हो जाए, और अपर लिमिट मैं ये चाह रही हूँ कि लेट्स सपोज 1 से लेके 15 तक नंबर जनरेट हो जाए रैंडमली। और कितने नंबर मैं जनरेट करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मैं उसको बता देती हूँ कि साइज क्या होना चाहिए। लेट्स सपोज हम 10 नंबर जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि x के ऊपर मेरे पास 10 नंबर जनरेट हो जाएंगे, और वो किस फॉर्म में होंगे? वो एरे की फॉर्म में जनरेट होंगे, 1D एरे बनेगी। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि प्रिंट करा के इसको एक दफ़ा देख लेते हैं ये रन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो हमारे पास ये 10 नंबर जनरेट हो गए हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मिनिमम इसमें 1 है और मैक्सिमम उसने 13 दिया है। ठीक है, इसी तरह ही अब हम y को जनरेट करेंगे। सो हमने यहाँ पर x और y अपना रैंडम डाटा सेट जो है वो जनरेट कर लिया। अगला काम क्या करें जी? कौन बताएगा इसके बाद क्या करें? जी, सेशन ज्वाइन करके कौन कौन सो जाता है? जी आमना, आप बताएं अगला काम क्या करें? एक्स और वाई तो हमने रैंडमली जनरेट कर लिए। जी आमना, मैम इनकी डिपेंडेंसी निकालेंगे, ठीक है वो भी निकालेंगे, लेकिन कोरिलेशन। हाँ ठीक है, वो देख कोरिलेशन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करें कि इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है,
ये जो मैंने x मैम ग्राफ पे प्लॉट करना है, जी हाँ ग्राफ पे प्लॉट करना है। जी ठीक है। गुड, हम इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये मेरे पास x की एरे आ गई है और ये y की एरे आ गई है। अब पहला काम क्या करना है, डाटा सेट तो आ गया, अब हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए किसी को कुछ याद है हम क्या करते हैं? हमने ये PLT पाई प्लॉट का हमने एलियस सेट किया था, PLT डॉट। अगर मुझे स्कैटर ग्राफ बनाना है, मैं चाह रही हूँ कि ये डॉट डॉट की फॉर्म में मेरे ग्राफ पे ये सारे पॉइंट्स स्कैटर हो जाएं, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? स्कैटर, ठीक है। और इसके आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ढेर सारे ऑप्शंस हैं, काफी सारे इसमें ऑप्शनल होते हैं। तो पहले दो क्या नजर आ रहा है आपको? x है और y है, ठीक है। तो इसको हमने अपना यानी कि डाटा सेट प्रोवाइड करना है इन फॉर्म ऑफ एरे। तो हमने x इसको सेंड कर दिया और y इसको सेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अभी तो मैंने उसको सिर्फ ये बताया है कि तुमने स्कैटर ग्राफ बनाना है और ये डाटा सेट है। अब हम अपने डाटा सेट को लेबल भी कर लेते हैं, मतलब एक्सेस को। तो PLT डॉट, अगर मुझे x एक्सेस को लेबल करना है तो हम x लेबल यूज करेंगे, x लेबल। और आपने x एक्सेस पे कुछ भी लिखना चाह रहे हो आप, तो वो आप इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लिख सकते हैं। हमने इसको कह दिया कि ये हमारा x एक्सेस है। उसके बाद हम अपने y एक्सेस को लेबल कर लेते हैं, यहाँ पर y लेबल आ जाएगा और हमने इसको लेबल कर लिया, ठीक है। अब आखिरी काम क्या रह गया है कि हमने इसको शो करवाना है। तो PLT डॉट शो का फंक्शन होता है और ठीक है, हमने इसको शो कराया। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये डाटा आया भी है ग्राफ पे कि नहीं आया। ऑलराइट, सो ये हमारे पास स्कैटर ग्राफ आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो मैंने डाटा लिया था x और y एक्सेस पे वो उसने प्लॉट कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे कौन बताएगा? अब मुझे उसामा अहमद बताएं कि इस ग्राफ में ये ब्लू पॉइंट्स को देखते हुए आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या ये डाटा कुछ समझ में आ रहा है? कोई रिलेशनशिप इनका नजर आ रहा है कि ये कोरिलेट करते हैं या नहीं करते, या ये बस इस तरह स्कैटर्ड ही हैं? ग्राफ को देख के क्या नजर आ रहा है आपको? जी उसामा, इन डॉट्स को देखते हुए आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्स और वाई में कोई रिलेशनशिप है? अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई भी कर रहा है, या एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई डिक्रीज कर रहा है? कोई आपको सीक्वेंस कुछ नजर आ रहा है? नो मैम। जी अब्दुल रहमान, आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या लग रहा है? एक्स स्क्वायर की जो होती है ना मैम, पैराबोला शेप जो होती है, कुछ उस तरह मान रहा है। ठीक है, मतलब आपको कोई लीनियर रिलेशनशिप इसमें नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? नहीं मैम लीनियर नहीं आ रहा। गुड, सो इसमें कोई भी हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये जस्ट स्कैटर्ड प्लॉट्स हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास डाटा सेट कोरिलेटेड हो, कोई एक फीचर दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है, और हमें उसमें कुछ लीनियरिटी नजर आ रही हो। लेकिन इस डाटा सेट में तो नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर देखें जब मैंने y को जनरेट कराया था, ये वाली सारी लाइन जो है ये क्या करती है? एक इंटीजर मुझे दे देती है। अब मैं चाह रही हूँ कि वो इंटीजर जो है वो किसी तरह x से रिलेट भी करे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? कौन बताएगा इसका आंसर? अभी यहाँ पर ये सिर्फ एक रैंडम नंबर दे रहा है जिसका x से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर मैम यूजिंग x भी आ जाए, तो हम क्या करें? एक्स उसको जनरेट करें फॉर्मूला लगा के। वेरी गुड। हमें क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ पर x को ऐड कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि x यहाँ पर y डिपेंड करने लग जाए x पे। तो सिंपल काम क्या है कि मैं यहाँ पर लिख दूं x प्लस और ये रैंडम नंबर, ठीक है। अब x में कोई भी वैल्यू हो सकती है इसमें से, और उसको मैंने उसके अंदर x में मैंने ऐड करा दिया यहाँ से जो रैंडम नंबर आएगा, ठीक है। अब हम इसको जरा रन करते हैं और देखते हैं कि कोई इफेक्ट पड़ा, x के आने से कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो कोई खास फर्क फिलहाल x ने नहीं डाला, ठीक है, थोड़ा बहुत वो करीब आया लेकिन स्टिल स्कैटर्ड है। तो मुझे क्या करना चाहिए? x को तो मुझे रखना है, लेकिन मुझे x का इम्पैक्ट बड़ा करना चाहिए। x का इम्पैक्ट किस तरह से बढ़ाएं? सर मैम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं x के वेरी साथ। गुड। हमें क्या स्लोप करना? गुड। हमें x के साथ किसी नंबर को, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि x बड़ा हो जाए, और जब एक बड़ी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो उसका उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। यहाँ तक सब साथ है कि हमने पहले x को क्यों ऐड कराया? क्योंकि जब मैं x को नहीं ऐड कराती तो ये मेरे पास एक स्कैटर्ड पॉइंट्स आ जाते हैं, और स्कैटर्ड डाटा के ऊपर जिसका आपस में कोई रिलेशन ना हो हम अपना लीनियर मॉडल इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो मुझे इसका मतलब है मुझे अपने डाटा सेट को इम्प्रूव करना था। अब डाटा सेट को इम्प्रूव करना है तो मुझे बीच में x को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है, y उस पर डिपेंड कर रहा है। तो y को डिपेंड कराने के लिए हमने क्या किया? x को ले आए, लेकिन अभी भी x छोटा है, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर मैं 3 को मल्टीप्लाई करा देती हूँ x के साथ, ठीक है। इसको कहते हैं स्लोप। अमार ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि हर पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे? नहीं, इसको हम देखते हैं कि हम स्लोप को ओवरऑल टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब आप थ्योरेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे फिर तो आपको हर पॉइंट पे वैल्यूज मीन और वो सब कुछ निकाल के एक टोटल लेना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पर जब हम लाइब्रेरी को इंक्लूड करके कराएंगे तो आपने सिर्फ उस लाइब्रेरी का फंक्शन कॉल करना है, वो खुद ब खुद आपको एक स्लोप की वैल्यू होती है, ठीक है। स्लोप क्या होता है? m उसको कहते हैं, और वो एक सिंगल वैल्यू होती है, एक लाइन की एक स्लोप वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। अब कुछ फर्क नजर आया आपको कि अब कहीं पे एग्जैक्टली लीनियर लाइन तो नहीं बन रही, लेकिन फिर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये डाटा कोरिलेट कर रहा है, अब ये स्कैटर्ड नहीं है। अब आपको ये चीज क्लियरली नजर आ रही है कि जैसे जैसे मेरा x इंक्रीज कर रहा है y की वैल्यूज वैसे वैसे बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। सो मतलब इनका पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे मैं आगे लिखती हूँ कमेंट में तो कहीं नजर नहीं आएगा। इस तरह देखें, y इक्वल्स टू ये जो 3 है, 3 असल में क्या है? स्लोप वैल्यू है, और इसको हम क्या कहते हैं? m कहते हैं, ठीक है, m। उसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और उसके बाद प्लस बीच में क्या हो रहा है? एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, ठीक है, हमने इसको c कह दिया। तो क्या अब ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन बन गई है? जी, लाइन की इक्वेशन बन गई है। यस मैम। और इसमें मेरे पास क्या हो रहा है कि y मेरे पास डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, और x की वैल्यू मेरे पास पहले से मौजूद थी, और m जो है मैंने खुद से ऐड कर दिया, और c जो है वो हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट है यहाँ पे।
तो ये मुझे करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? अब क्योंकि मुझे अपना डाटा सेट इम्प्रूव करना था। ये रैंडम डाटा सेट है ना, तो इसको मैंने इस तरह से बनाना था ताकि मैं लीनियर रिग्रेशन इस पे इम्प्लीमेंट कर सकूं। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको डाटा सेट जनरेट ना करना है और ये प्लॉट ना करना है? ये तो सिंपल सी चीज़ है, 4 लाइनें हैं। ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से करेंगे। तो कोई आपको कहे कि डाटा सेट जनरेट करना है और उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो आई होप ये आप सब कर लेंगे। इसके बाद अब हमारा अगला काम ये है कि हमने बीच में अब इंक्लूड करना है लीनियर रिग्रेशन का मॉडल। ये मेरे पास सारे स्कैटर्ड पॉइंट्स आ गए। अब मुझे एक प्रिडिक्शन लाइन चाहिए, ठीक है। प्रिडिक्शन लाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पर मुझे कोई ऐसी लाइन लगानी है कि जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर सके, जो बेस्ट फिट आ सके, ठीक है, ताकि मैं उसके थ्रू प्रिडिक्शन कर सकूं। और प्रिडिक्शन का क्या मतलब है कि ये वाली x की 10 वैल्यूज पड़ी हुई हैं मेरे पास, ठीक है, इनके थ्रू मैं y निकाल सकती हूँ। जैसे अगर मुझे यहाँ पे पता चले कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज ये 1 है, और अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 हो तो y क्या होगा? हो सकता है ये 9 पे हो इस वक्त। ये जो पहला पॉइंट है इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखते हुए मुझे पता है अगर कोई मुझे कहे कि x की वैल्यू 1 है तो y क्या होगा, तो मैं इस ग्राफ को देख के कह सकती हूँ कि y मेरे पास 9 होगा, ठीक है। अब अगर मुझे प्रिडिक्शन करनी है और मेरे पास x की कोई वैल्यू आ जाती है जो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, लेट्स सपोज 15। अगर कोई मुझे कहता है कि x की वैल्यू 15 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो क्वेश्चन है कि y की वैल्यू क्या होगी, ये मैं तब तक नहीं निकाल सकती जब तक मैं इसका कोई यहाँ पे मॉडल इम्प्लीमेंट करके कोई लीनियर लाइन ना निकाल लूँ, ठीक है, जो मुझे प्रिडिक्शन लाइन हो। तो उसके लिए हम सॉरी, सो पाइथन में हमारे पास sklearn जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो हमने लिखा फ्रॉम sklearn, और अब हमें कौन सा मॉडल चाहिए? हमें लीनियर मॉडल चाहिए। तो हमने ले लिया यहाँ से लीनियर मॉडल। अब लीनियर मॉडल में भी हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से मुझे क्या इंपोर्ट करना है? इसमें से मुझे लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर रिग्रेशन, ये आई थिंक कैपिटल में होता है, ठीक है। हमने यहाँ से sklearn में से हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल उठा लिया है। अब इस मॉडल के अंदर से हमने सिर्फ फंक्शंस को कॉल करना है और वो फंक्शन क्या करेगा कि हमारा जो बेस्ट फिट लाइन होगी वो हमें जनरेट करके दे देगा, जो प्रिडिक्शन लाइन होगी। तो इसको अब हम यूज करते हैं। ये मेरे पास क्लास है। क्लास को यूज किस तरह से करते हैं, कौन बताएगा? ये क्लास का नाम है और मुझे इसके फंक्शन को कॉल करना है। सो मुझे हसन बताएं कि क्या करें हम। जी हसन, ये क्लास का नाम है और इसका मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल करने से पहले मुझे क्या करना चाहिए? वेरी गुड। सो अमार ने बताया कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए और फिर डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए हमें फंक्शन कॉल करना चाहिए, ठीक है। सो हमारी क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है लीनियर रिग्रेशन। ये क्लास का नाम है क्योंकि हमने इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करना होता है, तो हमने ब्रैकेट लगा लिए। इसके ऑब्जेक्ट का कोई नाम होना चाहिए, तो हमने इसके ऑब्जेक्ट का नाम फिलहाल रिग्रेशन मॉडल, हम इसके ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई क्लास होती है, हमने उसको यूज करना होता है, तो पहला काम क्या करते हैं? हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शंस को कॉल करेंगे।
ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और जो पहला फंक्शन हम कॉल करेंगे वो होगा डॉट फिट का फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इसके डिफरेंट फंक्शन नजर आ रहे हैं। तो हम जो फंक्शन कॉल करेंगे वो डॉट फिट का फंक्शन है। ये क्या करेगा कि ये आपके मॉडल को आपके दोनों डेटा सेट्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स में नजर आ रहा है कि एक्स और वाई दो, मुझे इसको अपने दोनों डेटा सेट्स प्रोवाइड करने हैं, एक्स और वाई। ऑलराइट, इसके बाद मुझे प्रिडिक्शन करनी है। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक्स और वाई अपने मॉडल को प्रोवाइड किए हैं कि उसने उसको डॉट फिट क्या करेगा वो कि एक्स और वाई को उसको देखेगा इनकी वैल्यूज क्या हैं। और इसके बाद हमने मतलब एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि हमने इनिशियलाइज किया है। ठीक है, ट्रेन किया है अपने मॉडल को। ट्रेन जो है वो ज्यादा सही वर्ड होगा। अब हमें क्या करना है कि अब हमें प्रिडिक्शन करनी है। और प्रिडिक्शन हम किसकी बेस पे कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट की बेस पे या डिपेंडेंट की बेस पे? जी, प्रिडिक्शन हम किस डिपेंडेंट। वेरिएबल की बेस पे कर सकते हैं? क्या हो गया है, कौन बताएगा? मैम डिपेंडेंट। जब मुझे प्रिडिक्शन करनी है तो कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे पता है जिसकी बेस पे मैं प्रिडिक्ट करूंगी? एक्स एक्सेस। मुझे क्या पता है, जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर कोई मुझे कहे कि x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे क्या पता है, मुझे x की वैल्यू पता है। और x एक्सेस हमेशा क्या होता है, इस केस में इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो अगर मैं अपने मॉडल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रोवाइड करूंगी तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि इसके अगेंस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। ये बात सबको समझ में आती है या मैं इसको रिपीट करूं? क्वेश्चन आप लोग खुद से नहीं पूछते और फिर कहते हैं हमें कुछ भी समझ नहीं आया। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको क्या नहीं समझ में आया? ऑलराइट, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपना डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन कॉल करेंगे और डॉट प्रिडिक्ट के फंक्शन को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हम उसको अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे जो मुझे पता है। ठीक है, मुझे क्या पता है, मुझे x का पता है, वो मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। और इन रिटर्न ये क्या करेगा, ये मुझे y प्रिडिक्ट करके देगा। ठीक है, सो रिटर्न ये मुझे क्या करेगा, मैं इसको लिख देती हूँ y प्रिडिक्टेड। हमने क्या किया कि पहले अपने मॉडल को ट्रेन किया x और y के ऊपर। ट्रेन का क्या मतलब है कि उसने देखा ये जो मैंने उसको गिवन वैल्यूज दी थी कि x के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, वो सारा उसने उसको अपने मॉडल में सेव किया, ट्रेन किया कि अगर x की ये वैल्यू हो तो y की ये वैल्यू होगी। अब मुझे प्रिडिक्टेड लाइन चाहिए। प्रिडिक्टेड लाइन जो मैं यहाँ पर इसको लगाना, यहाँ पर जो लीनियर लाइन मैं लगाना चाह रही हूँ वो कैसे आएगी, वो इसके थ्रू आएगी। ठीक है, वो जो मेरे पास रिग्रेशन लीनियर लाइन होती है, जो प्रिडिक्शन लाइन होती है, वो इस तरह से आती है। मैंने प्रिडिक्ट के फंक्शन को अपना इंडिपेंडेंट फीचर पास किया और उसने क्या किया, उसने एक प्रिडिक्शन कर दी। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम इसको प्लॉट करेंगे और हम जो PLT था डॉट प्लॉट यूज किया हमने, इसको मुझे क्या पास करना चाहिए, इसको मुझे x पास करना चाहिए और लेट्स सपोज जो मैं वो जो लाइन है ना, वो जो आपको मैंने स्टार्ट में ग्राफ दिखाया था उस पे जो लाइन आ रही थी प्रिडिक्शन लाइन, हम वो प्रिडिक्शन लाइन लगा रहे हैं। ठीक है, उसका कलर लेट्स सपोज हम रेड कर देते हैं ताकि वो डिस्टिंक्ट हो जाए। अच्छा जी, ये जो मैंने लिखा है इसमें एक मसला है। आर्ग्यूमेंट्स को देखें,
क्या मसला है, कौन बताएगा? Y predicted. वेरी गुड, मुझे यहाँ पर y प्रिडिक्टेड लिखना चाहिए क्योंकि x और y ये तो मेरे पास गिवन वैल्यूज है ना। अगर मैं इसी के ऊपर ही लाइन लगा दूंगी तो क्या फायदा होगा, उसका तो कोई फायदा नहीं है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे प्रिडिक्शन चाहिए थी। प्रिडिक्शन का क्या मतलब है, एक ऐसी लाइन कि जो मैक्सिमम डॉट्स को क्रॉस कर रही हो, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर y नहीं यूज करना चाहिए, y की जगह यूज करना चाहिए y प्रिडिक्टेड। तो हमने यहाँ पर y प्रिडिक्टेड यूज कर लिया। x मैंने क्यों चेंज नहीं किया, कौन बताएगा? जी मरियम, आप बताएंगी कि x मैंने एज इट इज क्यों लिख लिया? जी वेरी गुड। सो मरियम ने बताया कि x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सो जो इंडिपेंडेंट फीचर होता है उसको हम चेंज नहीं करते, उसको तो मैंने यूज करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्लॉट करेंगे। लेकिन अभी जब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आएगा, उसको हम देखते हैं कि वो क्या होगा। ओके, सो यहाँ पर देखें वो क्या कह रहा है कि 2D एरे एक्सपेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। सो जब मैंने पहले अपना सिर्फ इतना काम किया था तो x और y मेरे पास 1D एरेज थी जो मैंने स्कैटर प्लॉट के थ्रू प्लॉट कर ली, ठीक है। लेकिन जो आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है, यहाँ पर जब हम प्लॉट करेंगे तो उसको 2D एरे चाहिए होती है, उसके लिए x भी 2D होना चाहिए और y भी 2D होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर 2D में कन्वर्ट करना है इसको, तो कैसे करेंगे? इसका हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक सबसे आसान तरीका ये है कि ये 10 क्या बता रहा है कि 10 साइज की एक सिंगल 1D एरे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाती हूँ और इसके साथ मैं कॉमा करके 1 कर देती हूँ, मतलब एक कॉलम बना लो, ठीक है। एक कॉलम भी हो और 10 रोज हो मेरे पास, तो वो क्या होगा कि 2D तो बन जाएगा ना। तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है कि 2D बनाना चाहिए, तो इसको हमने 2D में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हम NP के थ्रू एरे जनरेट कर रहे हो और हमने उसको 2D में कन्वर्ट करना हो तो साइज के आगे आप 2 डिजिट्स लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कॉलम लिखेंगे जितना बनाना चाह रहे हैं। मुझे तो जरूरत नहीं थी 2D की, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट है तो मैंने कर लिया। दूसरी चीज क्या है, उसने आपको यहाँ पे बताया हुआ है दूसरा ऑप्शन, एरे डॉट रीशेप और उसके अंदर -1 और 1। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 1 हटाएं और इस एरे के बाद ये जो एरे जनरेट हो रही है उसने आपको क्या बताया, क्या लिखें, डॉट रीशेप और इसके अंदर -1 और 1 कर दें, ठीक है। -1 आपको क्या बता रहा है कि एक से ज्यादा जितनी मर्जी रोज हो सकती हैं। 1 क्या बता रहा है कि कॉलम एक होगा। और ओवरऑल क्या हो गया, ये 2D बन गया, ठीक है। तो ये दो मेथड थे और ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि ये मुझे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2D बनाना जरूरी था। अब इसको रन करते हैं और ये हमारे पास ये क्या हो गया, ये तो उसने लाइन अलग लगा दी है और वो अलग लगा दिया। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने plt.show लिखा था इसको कमेंट करेंगे और अब इसको रन करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास प्रिडिक्शन लाइन आ गई है, ठीक है। अच्छा, क्या हो रहा है कि मैं इसको जब भी रन करती हूँ ना, वो हर दफा नए रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, ठीक है। आपने नोट किया, पहले मेरे ये जो डॉट्स थे कहीं और थे और अब चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपका सेम ही रहे और ये बार बार चेंज ना हो आपका डाटा सेट, तो क्या करना चाहिए कि यहाँ पे इसका एक डॉट सीड का फंक्शन होता है। वो डॉट सीड का फंक्शन हम अगर यहाँ पर इस रैंडम से ऊपर लिख लें तो वो क्या करेगा कि इस डाटा सेट को बार बार चेंज नहीं करेगा, ठीक है, एक ही डाटा सेट लेगा आपका। सो फिलहाल यहाँ पर देखें, अब ये जो लाइन उसने यूज की है
इस लाइन के अंदर उसने m भी कैलकुलेट कर लिया और c भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। m जो स्लोप की वैल्यू है वो भी उसने कैलकुलेट कर ली और जो इंटरसेप्ट था वो भी कैलकुलेट कर लिया। और जब उसके पास m और c की वैल्यूज आ गई तो उसके बाद उसने ये लाइन लगाई है। समझ में आया? जब आप, हमारा गोल क्या था कि हमने एक लाइन प्रिडिक्ट करनी थी और लाइन को प्रिडिक्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू mc प्लस c, ठीक है। और ये मेरे पास y प्रिडिक्टेड था। अब ये y प्रिडिक्टेड कब आएगा, यहाँ पे सॉरी x है, m x प्लस c। y प्रिडिक्टेड कब निकलेगा, जब मेरे पास एक m और c की वैल्यू होगी। m और c की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जब आप अपना लेक्चर सुनेंगे तो उसमें फॉर्मूला पूरा गिवन है और सर ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि हम इसको किस तरह से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो इस क्लास ने क्या किया, इसने m और c की वैल्यूज को कैलकुलेट किया बैक एंड पे उसी सारे फॉर्मूले के थ्रू, और फिर ये जो y प्रिडिक्टेड की लाइन आई उसने यहाँ पर ये लाइन लगा दी। अब आप देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर रही है, ठीक है। तो अब वो वैल्यूज क्या थी m और c की, वो हम देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पर स्लोप की वैल्यू चाहिए हो तो एक फंक्शन होता है, रिग्रेशन मॉडल के थ्रू हम उसे कॉल करेंगे। रिग्रेशन मॉडल डॉट, इसका एक फंक्शन होता है कोएफिशिएंट का, डॉट COEF अंडरस्कोर, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये आपको दे देता है स्लोप। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। इसको हमने प्रिंट किया और यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि ये किस वेरिएबल की वैल्यू है। तो ये हमने यहाँ पे प्रिंट करा ली स्लोप। इसके बाद हम प्रिंट कराते हैं इंटरसेप्ट, जो उसने इस लाइन, रेड लाइन का कैलकुलेट किया। इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो, उसका नाम इंटरसेप्ट ही है, रिग्रेशन मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, ठीक है। सो इसको हम रन करते हैं। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है, ओह ये इस तरह से करना था। ओके, सो यहाँ पर देखें उसने स्लोप की जो m